हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे सीडीपी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। इसमें अभी तक आप लोगों को 60 क्वेश्चंस कराए गए हैं और ये सभी 60 क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। तो इसको आप लोग 1 से 2 बार या 2 से 4 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। जो भी वीडियो दी जा रही हैं ये आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। और ये जो वीडियो है आपका सीडीपी सब्जेक्ट का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग सब्जेक्ट जो है आपका, ये डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट थ्योरी पेपर यानी कि कॉमन पेपर हैं। और कॉमन पेपर का मतलब ये है कि जो एचआई हियरिंग इम्पेयरमेंट, वीआई विजुअल इम्पेयरमेंट, आईडीडी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल ऑफ डिसेबिलिटीज, तीनों ट्रेड के बच्चे इसका अध्ययन करेंगे। तो इस पेपर की तैयारी सभी बच्चे करते हैं, तो आप लोग भी इसकी तैयारी में लग जाएं। 60 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आज इस वीडियो में आप लोगों को 61 क्वेश्चन से लेकर के 80 क्वेश्चन तक आप लोगों को कराए जाएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन की सीरीज ये रहेगी आप लोगों की। तो 20-20 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। इसको आप लोग जल्द से जल्द वीडियो देख करके अपनी तैयारी बनाते रहिए। जो लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, नहीं शुरू किए हैं, वो जल्द वीडियो देख करके नोट्स पढ़ करके अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि 20 जून से आप लोगों का एग्ज़ाम होना है। तो फिर आप लोग अगर अब भी लापरवाही करेंगे तो बाद में आप लोगों को काफ़ी समस्या देखनी पड़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 61 है वो क्या कह रहा है। 61 क्वेश्चन है हमारा कि चयनात्मक ध्यान से क्या तात्पर्य है। तो चयनात्मक ध्यान से तात्पर्य क्या होता है कि इसका पहला ऑप्शन दिया गया है कि पर्यावरण में सभी उत्तेजनाओं पर ध्यान देना, या दूसरों को अनदेखा करते हुए एक विशेष उत्तेजना पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर आसपास के शोर से आसानी से विचलित होना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे चयनात्मक ध्यान से तात्पर्य ये होता है कि दूसरों को अनदेखा करते हुए एक विशेष उत्तेजना पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 62 कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता कक्षा में बच्चे के ध्यान को प्रभावित कर सकती है। तो आप जानते ही हैं जो दिव्यांगता वाली कक्षा होती है, दिव्यांग बच्चे जिसमें अध्ययन कर रहे होते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान प्रभावित करता है वो क्या क्या है। तो उसमें ADHD वाले बच्चे भी होते हैं, इनमें वैसे ही अटेंशन की प्रॉब्लम होती है, डिसलेक्सिया, इनमें पढ़ने संबंधी विकार पाया जाता है। तो ये भी एक तरीके से बच्चे का ध्यान नहीं देने देता है। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये भी बच्चे अपने में ही लीन होते हैं, तो एक तरीके से ये भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके ध्यान को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है 63 कि निरंतर ध्यान को सबसे अच्छे तरीके से किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि किसी कार्य पर कम समय के लिए ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, बी है लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, सी है कार्यों के बीच ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, और डी है विकर्षणों को अनदेखा करने की क्षमता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की समस्या जो है ये आपका निरंतर नहीं हो पाता है, यानी कि निरंतर ध्यान को सबसे अच्छे तरीके से अगर हम वर्णित करें या बताएं, इसको व्याख्यान करें, तो लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की समस्या जो होती है ये अक्सर दिव्यांग बच्चों में देखी जाती है। लेकिन अगर सबसे अच्छा तरीका देखें कि ध्यान केंद्रित करने का, तो लंबे समय तक जो अपना ध्यान केंद्रित कर ले जाते हैं, ऐसी क्षमता जिनमें होती है, वे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 कि मनोविज्ञान में धारणा से क्या तात्पर्य है। तो धारणा का मतलब क्या होता है यहाँ हम जानेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है देखने की शारीरिक क्रिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सी है जानकारी को याद रखने की प्रक्रिया, तो ये भी गलत हो जाएगा।
डी है आपका कार्य करने की क्षमता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्या कहता है कि संवेदी जानकारी को व्यवस्थित करने और व्याख्या करने की प्रक्रिया होती है जो मनोविज्ञान में धारणा होती है। यानी कि धारणा का तात्पर्य ये होता है कि जो संवेदी जानकारी है उसको व्यवस्थित करे और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया उस बच्चे में डेवलप करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 कि कौन सा धारणा को प्रभावित नहीं करता है। तो धारणा को प्रभावित न करने वाले इसमें कौन से कारक हैं। पहला ऑप्शन है पिछले अनुभव, तो ये धारणा को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये भी धारणा को प्रभावित करता है। भावनात्मक स्थिति, ये भी प्रभावित करता है। इसमें IQ स्तर जो है ये प्रभावित नहीं करता है, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है कि दृश्य हानि वाले बच्चों को कक्षा में धारणा के साथ में कठिनाइयाँ हो सकती हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन, वे दृश्य जानकारी को प्रभावी ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनके विचलित होने की अधिक संभावना है, उनकी बुद्धि कम है, उन्हें श्रवण प्रसंस्करण में परेशानी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि वे दृश्य जानकारी को प्रभावी ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति का प्रकार नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी स्मृति, बी है अल्पकालिक स्मृति, सी है दीर्घकालिक स्मृति और डी है भावनात्मक स्मृति। तो यहाँ पे जो स्मृति होता है वो भावनात्मक से जुड़ी होती है, संज्ञान से जुड़ी होती है, तो यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। भावनात्मकता जो होती है वो स्मृति का ही प्रकार माना जाता है, प्रकार नहीं माना जाता है, तो यहाँ पे नहीं का ऑप्शन है। ये आपका संज्ञानात्मक या भावनात्मक, अगर ये दोनों में से कोई एक भी आ जाएगा तो ये इससे नहीं जुड़ा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 कि बच्चों में स्मृति बढ़ाने की एक रणनीति है। तो बच्चों में स्मृति बढ़ाने की क्या रणनीति हो सकती है। नंबर 1 दोहराव, नंबर 2 बहुकार्य, नंबर 3 ध्यान भटकाना या फिर रटना। तो आप जानते ही हैं बहुत से कार्य अगर आप करेंगे तो भी स्मृति नहीं बढ़ेगी आपकी, ध्यान भटकाएंगे तो वैसे भी नहीं बढ़ेगी, रट कर कोई चीज़ याद करेंगे तो भी नहीं बढ़ेगी। किसी चीज़ को अगर आप दोबारा से दोहराते हैं या फिर उसका अभ्यास करते हैं तो इससे स्मृति बढ़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 कि किस प्रकार की मेमोरी की अवधि सबसे कम होती है। तो नंबर 1 ऑप्शन है संवेदी स्मृति, नंबर 2 है अल्पकालिक स्मृति, तीसरा है आपका दीर्घकालिक और चौथा है प्रक्रियात्मक स्मृति। तो यहाँ पे जो मेमोरी से संबंधित है वो आपका अवधि जो सबसे कम होती है वो आपके संवेदी में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 कि डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चे अक्सर निम्नलिखित में से संबंधित स्मृति से जूझते हैं। तो किस स्मृति से ये जूझते हैं। नंबर 1 दृश्य उत्तेजना, नंबर 2 श्रवण उत्तेजना, नंबर 3 मौखिक जानकारी और नंबर 4 शारीरिक गतिविधियाँ। तो डिस्लेक्सिया से जो पीड़ित बच्चे होते हैं उन्हें अक्सर मौखिक जो जानकारी होती है उससे वे थोड़ा सा परे होते हैं, इससे इनको कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है, पठन संबंधी उनमें विकार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चनों का अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको आगे चल करके सीटेट या अन्य स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी में भी सभी काम आने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 कि बुद्धिमत्ता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो किस प्रकार इसको हम परिभाषित कर सकते हैं बुद्धिमत्ता को, IQ को। शैक्षणिक कार्य करने की क्षमता देखकर, या तर्क समझ और समस्या समाधान की क्षमता देखकर, या सूचना को संसाधित करने की गति, या सूचना को याद रखने की क्षमता। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, वैसे भी सूचना संबंधी ये भी आपका गलत हो जाएगा। संसाधित करने की जो गति है ये भी गलत हो जाएगा। शैक्षणिक कार्य करने की क्षमता तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे
आपकी तर्क समझ और समस्या समाधान की जो क्षमता होती है वो आपके IQ पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 72 कि IQ का अर्थ क्या है। तो IQ का अर्थ क्या होता है? नंबर 1 बुद्धि लब्धि, नंबर 2 बौद्धिक गुणवत्ता, नंबर 3 सूचना लब्धि और नंबर 4 अंतर्दृष्टि गुणवत्ता। तो IQ का मतलब आप जानते ही हैं कि बुद्धि लब्धि होता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 कि गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बहुबुद्धिमत्ता में से एक नहीं है। तो बहुबुद्धिमत्ता कौन सा नहीं है? भाषाई बुद्धि, संगीत बुद्धि, तकनीकी बुद्धि या फिर पारस्परिक बुद्धि। तो यहाँ पे आपका गार्डनर के अनुसार अगर हम देखें तो जो तकनीकी बुद्धि होता है ये आपका बुद्धिमत्ता में से किसी में से ये बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 कि गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत का तात्पर्य क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि एक एकल निश्चित गुण है, या बच्चे विभिन्न प्रकार की बुद्धि में श्रेष्ठ हो जा सकते हैं, या फिर शैक्षणिक सफलता ही बुद्धि का एकमात्र माप है, या फिर बुद्धि का सबसे अच्छा जो माप है वो IQ परीक्षण है। तो यहाँ पे अगर विभिन्न प्रकार की बुद्धि में बच्चे श्रेष्ठ आ सकते हैं तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन ये कहता है कि आंतरिक प्रेरणा किसके द्वारा संचालित होती है। तो आंतरिक प्रेरणा आप जानते ही हैं कि ये आंतरिक जो अगर आ जाए तो वहाँ पे सभी चीज़ें आंतरिक रूप से ही होंगी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आंतरिक संतुष्टि। बाकी बाहरी पुरस्कार से कोई मतलब नहीं है, आंतरिक प्रेरणा नहीं आती है। दंड या भय से तो बिल्कुल नहीं आएगा। साथियों के साथ में अगर स्पर्धा रखते हैं तो भी यहाँ पे आंतरिक प्रेरणा जागृत नहीं होगी। तो मोटिवेशन जो आपका अंदर से आता है वो आपका आंतरिक संतुष्टि से आता है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 कि बाह्य प्रेरणा में शामिल क्या है। तो अपने हित के लिए कोई गतिविधि करना, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है कि बाहरी पुरस्कारों के लिए या दंड से बचने के लिए किसी कार्य में संलग्न होना। ऑप्शन नंबर सी है गतिविधि में व्यक्तिगत रुचि विकसित करना। ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बाहरी पुरस्कारों के लिए या दंड से बचने के लिए किसी कार्य में संलग्न होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 कि कौन सा कारक बच्चों में प्रेरणा को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है कि माता पिता की अपेक्षाएं, बी है साथियों का प्रभाव, सी है आनुवंशिक संरचना और डी है शिक्षक की प्रतिक्रिया। तो यहाँ आपका सी सही हो जाएगा, आनुवंशिक संरचना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 कि उच्च स्तर की आंतरिक प्रेरणा वाला बच्चा। तो उच्च स्तर की आंतरिक प्रेरणा वाला बच्चा, इसमें नंबर 1 ऑप्शन है पुरस्कार ना दिए जाने पर भी कड़ी मेहनत करेगा। तो ये उच्च स्तर की आंतरिक प्रेरणा वाला बच्चा होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पुरस्कार ना मिलने के लालच में भी अगर वो कार्य कर रहा है तो एक तरीके से वो मेहनत कर रहा है। बी है प्रोत्साहन दिए जाने पर ही अच्छा प्रदर्शन करना। तो ये गलत बात है, कार्यों में जल्दी ही रुचि खो देगा। तो ये भी आपका गलत है। चुनौतीपूर्ण गतिविधियों से बचना, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे 79। तो यह एक उत्तेजक शिक्षण वातावरण का उद्देश्य कौन से विकास को बढ़ावा देता है। तो केवल शारीरिक विकास, ये गलत हो जाएगा। केवल भावनात्मक विकास, ये भी गलत होगा। शारीरिक और भावनात्मक विकास, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। केवल और केवल ऑप्शन वाले आपके गलत रहेंगे। तो लास्ट ऑप्शन तो हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ना तो शारीरिक ना ही भावनात्मक, तो ये गलत है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट है इस सीरीज का। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों में एक सामान्य व्यवहार समस्या नहीं है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में नहीं का हो तो उसको आप सर्कल बना लिया करिए। तो नंबर 1 टाल मटोल, नंबर 2 ध्यान घाटे की सक्रियता विकार ADHD और नंबर 3 ODD। लास्ट ऑप्शन की बात करेंगे हम, तो लास्ट है कि उच्च शैक्षणिक उपलब्धि। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपके 80 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बाकी आपको 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, एंजॉय के साथ में अपनी तैयारी बनाए रखें। धन्यवाद।